कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, उनको फंडिंग कर रही है। वो जितनी बातें की और जितने वादे किए, जितने दावे किए, वो सबके उलट काम कर रहे हैं। आत्मविश्वास का डमाडोल होना ये मामूली बात नहीं है। बड़े विपक्षी दल ने सीधे सीधे खुल करके चुनौती दे दी कि राहुल गांधी को बदलो, ममता बनर्जी को नेतृत्व दो, क्योंकि राहुल गांधी में ये दम नहीं है कि वो मोदी को चुनौती दे सकें। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, कम्युनिस्ट धड़े की ओर से कांग्रेस को सांप्रदायिक बताना ये मामूली बात नहीं है। जो नौकरी पेशा वर्ग है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सियासत इन दिनों काफी गर्म हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। अभी आतिशी ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे कांग्रेस के भीतर हड़कंप है और भारतीय जनता पार्टी उसे खुद को दूर करती दिखाई दे रही है। दिल्ली में सियासत किस तरह से है, इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या है, इस पे हम समझेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी हैं, उनसे जानते हैं जो सर दिल्ली में हालात हैं और जिस तरह से खास तौर पे जो हम बात करने जा रहे हैं इंडिया ब्लॉक के भीतर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे जिस तरह से आरोप दायर कर रहे हैं, उसके मद्देनजर आप क्या देखते हैं इनका भविष्य और दिल्ली की सियासत को? देखिए, जिस समय हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये बड़ा ऐतिहासिक मौका है खासतौर पर कांग्रेस के लिए। ठीक आज से 100 साल पहले कर्नाटक के बेलगावी में आज ही के दिन गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और कांग्रेस उस बैठक को बेलगावी में आज कर रही है। और ठीक उसी वक्त जो देश की राजधानी दिल्ली है, उसमें राजनीतिक झंझावात उठ खड़ा हुआ है, खासकर इंडिया ब्लॉक पे, जिसकी अगुवाई करने का दावा कांग्रेस का है। आप पिछले कुछ महीनों से देखेंगे कि कांग्रेस की अगुवाई जो वो करती है, जिस इंडिया ब्लॉक का दावा करती है अगुवाई करने का, हालांकि घोषित तौर पर ऐसा कुछ है नहीं, उसको लेकर के सबसे पहला सवाल तृणमूल कांग्रेस की ओर से उठा और बाद में तो शिवसेना ने भी उसका साथ दे दिया है। ये तीसरा बड़ा अगर कहें तो बड़ी घटना है, तीसरी बड़ी घटना है जब आम आदमी पार्टी ने इस तरह से दिल्ली के ऐन चुनावों के ठीक पहले, क्योंकि माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक चुनावों की घोषणा हो सकती है दिल्ली में, तो ऐन चुनाव के पहले इस तरह से आरोप लगाना कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पैसे से चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है, या ये सीधे सीधे ये कहना कि जो दिल्ली के, नई दिल्ली के जहाँ से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, वहाँ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, उनको फंडिंग कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात अभी एक शुरुआत है, अभी और कुछ बहुत कुछ होने वाला है। अभी हमने देखा कि आतिशी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दो बातें बड़ी गंभीर रूप से कही। एक तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि साठगांठ है, और दूसरा उन्होंने ये 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। क्या ये फिर से कोई बात समझौते पे आ सकती है कि जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, या फिर ये गाड़ी पटरी से बिल्कुल उतर चुकी है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जितनी बातें की, खासतौर पर जब वो आंदोलन से उभर करके नई राजनीति करने आए थे, वो जितनी बातें की और जितने वादे किए, जितने दावे किए, वो सबके उलट काम कर रहे हैं। आप देखेंगे उन्होंने कहा था कि मतलब पूरी राजनीति उनकी कांग्रेस के विरोध में शुरू हुई थी, वो कांग्रेस के साथ समझौता किया। तो जो आपने ये सवाल पूछा है कि क्या समझौता हो सकता है, तो राजनीति में सब कुछ संभव है और अरविंद केजरीवाल ने भी ये साबित किया है कि वो अलग तरह की राजनीति नहीं करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार थोड़ी कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को ज़्यादा चुनौती मिलती हुई दिख रही है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने 17-18 विधायकों को बदला है, उनके टिकट काटे हैं, और जिस तरह से वो भी बाकी दलों की तरह कभी कांग्रेस से तो कभी भारतीय जनता पार्टी से नेताओं को अपने यहाँ आयातित कर रही है, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में उसको 62 सीटें मिली थी, तो 62 सीटें, 70 में 62 सीटें जीतना और उसके बाद अगर आत्मविश्वास का डमाडोल होना, ये मामूली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पर आरोप लगाने की वजह ये है आम आदमी पार्टी की ओर से कि कहीं कांग्रेस न मजबूत हो जाए। और एक बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे पिछले 3 चुनावों से 2013, 15, 20, उसका विधानसभा में वोट लगभग स्थिर है, 32-33%, 33 दशमलव कुछ परसेंट होता है, 32% कुछ से कुछ होता है। तो उसका तो वोट बैंक एकदम स्थिर है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव में तो 50% से ज़्यादा, 54% तक वोट पाई है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव की बात हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी को ऐसे इंटैक्ट वोट बैंक में तभी फायदा हो सकता है जब आम आदमी पार्टी का वोट बैंक घटे। और वो वोट बैंक कैसे घटेगा, उसमें क्षरण कैसे होगा, वो छीजेगा कैसे, जब कांग्रेस को ताकत मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि एक राजनीतिक नूरा कुश्ती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि कांग्रेस एक तीसरा कोना बन करके उभरे और उभर करके वो एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करे। और शायद यह बात केजरीवाल और उनकी पार्टी और आतिशी मरलेना ये सब समझ रहे हैं, और वो वोट बैंक उनका न बिखरे। वो ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। हालांकि केंद्रीय स्तर की राजनीति जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, और एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से वो लोग मतलब आप देखेंगे कि स्तर से नीचे तक की बातें होती हैं, दोनों ओर से कटुता इतना दिखता है। मुझे नहीं लगता कि दोनों में ऐसा समझौता होगा, लेकिन हाँ, रणनीतिक रूप से ऐसी कोशिश हो सकती है कि कांग्रेस कुछ ताकतवर बन के उभरे और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में कुछ कमी हो। और जितना आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में कमी होगी, और वो कमी तभी होगी जब कांग्रेस उभर करके सामने आएगी, तो उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक जो प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है, ये आरोप प्रत्यारोप अगले चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव होना है जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में, उस चुनाव में बाजी मारने की कोशिश है। इसमें आप इंडिया ब्लॉक का मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब इंडिया ब्लॉक का तो फ्यूचर उस तरह से है नहीं जैसा कि 2024 के चुनाव में दिख रहा था। अब तो खुल करके, जो अगर आप देखेंगे कि विपक्षी खेमे में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आता है, और समाजवादी पार्टी के बाद ममता बनर्जी का नंबर आता है, तृणमूल कांग्रेस का आता है। तो तीसरे बड़े विपक्षी दल ने सीधे सीधे खुल करके चुनौती दे दी कि राहुल गांधी को बदलो, या मतलब एक तो ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी को नेतृत्व दो, क्योंकि राहुल गांधी में ये दम नहीं है कि वो मोदी को चुनौती दे सकें। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब वो इंडिया ब्लॉक जो है, संसद में भले रणनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए एक गठबंधन या ग्रुप के रूप में काम कर ले, बाहर ये गठबंधन और ग्रुप दिख नहीं रहा है। जैसा कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से हुआ, वहाँ भी स्थिति खराब हुई है इंडिया ब्लॉक की, वहाँ भी सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना विद्रोह कर ही चुकी है, विरोध कर ही चुकी है कांग्रेस की अगुवाई का। और अब विधानसभा में जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की एक उम्मीद बनती हुई दिख रही थी, हालांकि सत्ता की दावेदार नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में ज़्यादा सीटों की उम्मीद दिख रही थी। उस उम्मीद को जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की ओर से ही, क्योंकि यहाँ के सत्ता के दावेदार या सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ही है, तो उसकी ओर से जिस तरह से चुनौती मिल रही है, तो ये निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक को कम से कम निकट भविष्य में बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे इसका हैं। मतलब इंडिया ब्लॉक बिखर जाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो एक मजबूत स्टेक होल्डर है इस इंडिया ब्लॉक के भीतर, ये तो मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। मैंने तो कहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष जो बरसों बाद फिर से मिला है कांग्रेस को, तो और कांग्रेस 99 सीट जीत करके आई है, और 3-4 राज्यों में उसकी सरकार भी है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बावजूद वो केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती देती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे, ये इंडिया ब्लॉक का एक पार्ट और है जो हम इस बातचीत में शायद भूल रहे थे। कुछ ही दिनों पहले सीपीएम की ओर से, केरल सीपीएम की ओर से एक बयान आता है कि वायनाड में कांग्रेस की जीत इसलिए हुई क्योंकि वहां मुस्लिम सांप्रदायिकता हावी रही। एक तरह से सीधे सीधे वहां भी कांग्रेस को चुनौती दी गई, कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दी गई, और उसको सांप्रदायिक खांचे में बांधने की कोशिश हुई। आमतौर पर ऐसा जो खांचागत वर्गीकरण होता है, या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है कि वो सांप्रदायिक है, लेकिन केरल में केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, कम्युनिस्ट धड़े की ओर से कांग्रेस को सांप्रदायिक बताना ये मामूली बात नहीं है। पर सोनिया गांधी ने भी कहा था कि पता नहीं क्यों हमें लोग मुस्लिम पार्टी समझ लेते हैं। क्या कांग्रेस की जो नीति रही है, और हाल फिलहाल में हमने देखे हैं कि जैसे संसद का सत्र चला और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्पेसिफिकली कांग्रेस को ही निशाना बनाती दिखाई दी। जैसे ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के खत्म हुए, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा अगर स्पीच सुने जो पार्टी हेडक्वार्टर से दिए, उस दौरान उन्होंने दूसरी पार्टियों का नाम भी नहीं लिया, ना एनसीपी का लिया, ना उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना का लिया। वो सीधे सीधे कांग्रेस पे ही हमलावर है कि जहां जाती है डुबो देती है। कांग्रेस इतना सिग्निफिकेंट, चाहे प्रधानमंत्री के लिए, भाजपा के लिए या दूसरी पार्टियों के लिए, इतना थ्रेट क्यों है?
देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी की राजनीति को आपने देखा होगा और उनको लंबे समय से आप वॉच कर रहे होंगे, तो वो जब राज्यों के विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तभी स्थानीय दलों पर हमला करते हैं, जो वहाँ उनका अपोनेंट होता है, वहाँ विपक्षी होता है। अन्यथा वहाँ भी वो सीधे-सीधे कांग्रेस पर ही हमला बोलते हैं। आप याद कीजिए कि 2014 में भी आए थे तो उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो पहली बार ऐसा कर रहे थे जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उसको सबसे ज़्यादा खतरा कांग्रेस से ही है, और ये भी आप जान लीजिए कि जहाँ कांग्रेस से उसका आमना-सामना मुकाबला होता है, वहीं वो भारी पड़ती है। जहाँ क्षेत्रीय दलों से होता है, जैसे आप देख लीजिए झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कि पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन वो हेमंत सोरेन को पराजित नहीं कर पाई, उनको उनसे ज़्यादा सीटें भी नहीं हासिल कर पाई। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को अपना मुख्य विपक्षी दल बनाए रखने की ये रणनीति भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए कांग्रेस पर सदा हमला किया जाता है। आप देखेंगे कि ममता बनर्जी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाई, बल्कि उल्टे पिछले आम चुनाव में 2019 की तुलना में कम सीटें हो गई भारतीय जनता पार्टी की, 6 सीटें कम मिली है। तो जहाँ-जहाँ क्षेत्रीय दलों के साथ उसका मुकाबला होता है, वहाँ उसकी सफलता की दर कम हो जाती है, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, एक जानते हैं राजनीति का एक खेल है अपना एक विपक्षी भी ढूँढना, और वह विपक्षी जिसको राजनीतिक अखाड़े में आसानी से मात दी जा सके, जिसको पछाड़ा जा सके। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी अखाड़े में, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी अखाड़े में कांग्रेस वही विपक्षी दल है, वही विपक्षी पहलवान है, जिसको वो आसानी से कहीं भी, कभी भी मात दे देती है। अन्यथा कोई कारण नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पर ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमलावर रहती। चलिए एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ कि कांग्रेस की अगर हम इतनी बात कर लिए हैं, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस एक मजबूत रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगी? कांग्रेस के संगठनात्मक रूप में जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल करके और जिस सख्त लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये कांग्रेस के लिए सेहतमंद रहेगा बतौर पार्टी और संगठन? देखिए, जब 1993 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस और फिर 2015 से लेकर के 20 के चुनाव को छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में बड़ा मजबूत दल रही है। आप 1993 की जीत के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों वो जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी? इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उन दिनों जनता दल का उभार हुआ था, और जनता दल ने कांग्रेस के एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगा दी थी, खासतौर पर जो पिछड़ा वोट बैंक था और दलित वोट बैंक था। उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में जो क्लस्टर कॉलोनियाँ हैं, जिनको हम लोग झुग्गी के नाम से जानते हैं, उन पर, समाज के निचले तबके में, मुस्लिम समुदाय पर, और कुछ हद तक जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, उनमें उसका बड़ा वोट बैंक होता था। आप देखेंगे कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के उभार के बाद कांग्रेस का ये पूरा वोट बैंक तहस-नहस हो गया, और जो मध्य वर्ग का भी एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस उसी छटपटाहट में है कि वो अपना पुराना वोट बैंक हासिल कर ले, और इसलिए आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेताओं को तोड़ करके अपने पास ले गई, और उनको विधानसभा का टिकट भी दे दिया है, घोषित भी हो चुका है। और कहीं न कहीं जो एक मोह भंग की स्थिति है, मतदाताओं के एक बड़े वर्ग में मोह भंग की भी स्थिति है, केजरीवाल सरकार को लेकर के, केजरीवाल की राजनीति को लेकर के, तो उस मोह भंग को भी भुनाने की कोशिश में है। और एक चीज़ और भी है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हालाँकि वो बहुत खुल करके नहीं कहती हो, और केजरीवाल के भी लोग ना खुल करके कहते हों, लेकिन ये बात आपसी बातचीत में लोग स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में विकास की गति को देने में शीला दीक्षित का और उनकी सरकार का बड़ा योगदान रहा। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर उसको भी भुनाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से संदीप दीक्षित को केजरीवाल के बरक्स खड़ा किया गया है, वो उसी सहानुभूति को, उसी ऐतिहासिक जो एक उसका आधार रहा है, बुनियादी आधार रहा है, उसको भुनाने की कोशिश है। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब राजनीति में तो कोई भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन होता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले की तुलना में खास तौर पर वह वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी की ओर नहीं आ सकता, उस वोट बैंक में कांग्रेस अपना आधार पहले की तुलना में कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, या बनाती हुई दिख रही है, और शायद यही
जो दिखना है वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बेचैन कर रहा है। क्योंकि मैंने फिर अपने आपके ही सवाल के एक जवाब में बोला कि जैसे कांग्रेस जितना मजबूत होती है, भारतीय जनता पार्टी भी उतना मजबूत होती है। तो मुझे लगता है कि यह जो क्षरण है खासतौर पर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में कांग्रेस की ओर से जो बढ़त मतलब दिख रही है, वो आम आदमी पार्टी की कीमत पर है। शायद यही वजह है कि दिल्ली की राजनीति में इतना घमासान खासतौर पर इंडिया ब्लॉक के दलों के बीच में दिख रहा है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो आपने समझा और जाना कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ की जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है, और किस तरह से समझने की भी हमें बड़ी आसानी हुई कि अगर कांग्रेस का उभार होता है तो फायदा किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। यानी कि हर दल अपने अपना डायनेमिक सेट करने में लगा हुआ है। आने वाले दिनों में ये और दिलचस्प होने वाला है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।